68 क्वेश्चन के प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी। तो सी सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को जो है गुलदस्ता कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी के संदर्भ में कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी के संदर्भ में कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कहा है। नंदुलाल वाजपेयी ने छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना है। नंदुलाल वाजपेयी ने क्या माना? छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना है। ये नंदुलाल वाजपेयी मानते हैं। तो प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा बिहारी के संदर्भ में। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंदुलाल वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना है। 69 क्वेश्चन है कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो सूर्य प्रसाद दीक्षित, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। तो छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद को मधुचर्या जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नंदुलाल वाजपेयी ने छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान माना है। कौन? नंदुलाल वाजपेयी क्या मानते हैं? छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो अगर पूछा जाए कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नंदुलाल वाजपेयी की बात करें तो छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और नंदुलाल वाजपेयी ने छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। 70 क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्तांत। तो अतीत के चलचित्र जो है किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। अतीत के चलचित्र को रेखा चित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ आयोग ने संस्मरण माना है। महादेवी वर्मा के एक संस्मरण पद के साथी हैं, इनके अन्य रेखा चित्र हैं। स्मृति की रेखा है, मेरा परिवार। तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। तो अतीत के चलचित्र को रेखा चित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ आयोग ने संस्मरण माना है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। अतीत के चलचित्र को रेखा चित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ आयोग ने क्या माना? संस्मरण माना है। महादेवी वर्मा के एक संस्मरण जो है पद के साथी हैं और इनके अन्य जो है रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं हैं और मेरा परिवार है। 71 क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? उनकी किस रचना पर? आलोचना साहित्य पर या अनुदित साहित्य पर या आत्मकथा पर या काव्य रचना पर? तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो ये आत्मकथा पर मिला था। सही है। हरिवंश राय बच्चन को उनकी जो आत्मकथा थी 10 द्वार से सोपान तक 10 द्वार से सोपान तक जो है चतुर्थ भाग पर 1991 में सरस्वती सम्मान मिला। बच्चन जी की आत्मकथा जो है 4 भागों में है, जो निम्न है। प्रथम भाग अगर देखें तो 1969 ईस्वी में क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं क्या याद करूं, यह है। द्वितीय में 1970 है नीड़ का निर्माण फिर।
तृतीय है 1978 में बशेर से दूर, और चतुर्थ क्या है 1985 10 द्वार से सोपान तक। तो इन्हें हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो आत्मकथा पर मिला था। और वे आत्मकथा कौन से हैं? क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बशेर से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है 72 की आस्था के चरण के रचयिता कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं, नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आस्था के चरण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब जो है नगेंद्र हैं। आस्था के चरण के रचयिता जो है कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। आस्था के चरण जो है यह निबंध है, और निबंध के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ अगर देखें डॉक्टर नगेंद्र के, तो रीति काव्य की भूमिका है। रीति काव्य की क्या है? भूमिका है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं, और रस सिद्धांत है। तो रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ और काव्य बिंब आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। और आस्था के चरण जो है निबंध है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। और रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्य बिंब आदि, ये सभी आलोचनात्मक क्या हैं? ग्रंथ हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नई कविता आदि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नई कविता आदि जो है ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की कृतियाँ हैं। प्रगति और समस्या जो है, प्रगति और परंपरा जो है, ये रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृति कौन सी है? प्रगति और परंपरा, ये रचना। आस्था के चरण जो निबंध है डॉक्टर नगेंद्र की है, और इनके आलोचनात्मक ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्य बिंब आदि जो हैं ये सभी डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नई कविता, ये सभी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कृतियाँ हैं। प्रगति और परंपरा जो है रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। 73 क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? परिप्रवास, कामायनी, पल्लव, साकेत। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये परिप्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास को माना जाता है। परिप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, परिप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास आदि जो है अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 है। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की कविता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव को। मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत को रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत को जो है रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। 74 क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी या मृगावती। तो इसका सही जवाब जो है चंदायन है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम जो ग्रंथ है मुल्ला दाऊद का कौन सा है? चंदायन है। मुल्ला दाऊद का कौन सा है? चंदायन है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है मधुमालती। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि जो है माना है। तो अगर सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है, मधुमालती मंझन की रचना, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है।
75 क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा या अज्ञेय। तो नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब भी है जगदीश गुप्त जो हैं, ये नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक हैं। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक जो है जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का आरंभ जो है 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अगर देखें तो अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। नई कविता नाम जो है सर्वप्रथम अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता क्या है? तो बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का क्या है? परिष्कृत रूप है। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता क्या है? प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। तो प्रश्न यही है कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो हमने बताया जगदीश गुप्त हैं। और नई कविता का आरंभ देखा जाए तो 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम जो है अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। और बच्चन सिंह के अनुसार जो है नई कविता क्या है? प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें तो बी सही है इसका। मदन मोहन मालवीय ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय हैं। और इसकी स्थापना जो है 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ। तो 76 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने 1 मई 1910 ईस्वी में किया। पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है कहाँ? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ। 77 क्वेश्चन है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञेय। तो मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे इसमें से? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सी सही जवाब है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मतवाला पत्रिका के संपादक थे। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। मतवाला जो है साप्ताहिक पत्र है 1923 ईस्वी में और कलकत्ता से प्रकाशित होता था मतवाला। और इसके संपादक की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और यह साप्ताहिक पत्र है 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से जो है प्रभा पत्रिका का संपादन करते थे। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है कानपुर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित करते थे, संपादन करते थे? तो प्रभा पत्रिका जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से संपादन करते थे। और मतवाला पत्रिका की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संपादक हैं। और यह साप्ताहिक पत्र है 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और मतवाला के संपादन विभाग में अगर देखें तो निराला भी हैं और शिवपूजन सहाय भी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। और प्रभा पत्रिका की बात करें तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादन किया गया था। और कानपुर से जो है प्रभा पत्रिका का संपादन करते थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन है कि 78 कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी?
राम नरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध कृत परिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हरिऔध को। और हरिऔध कृत जो परिप्रवास है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है कि उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रज रतन दास या योगी हरि। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो सही है जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। गंगा अवतरण हो गया इनकी रचना, गंगा अवतरण। हरिश्चंद्र हो गया, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक, ये सभी रचनाएं जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक। गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक और उद्धव शतक, ये सभी रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं भ्रमर दूत हैं, प्रेमकली है, प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। भ्रमर दूत, प्रेमकली किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। तो भ्रमर दूत, प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। और वीर सतसई तथा चरखा स्त्रोत वियोगी हर की काव्य कृतियाँ हैं। वीर सतसई तथा चरखा स्त्रोत जो है ये किसकी रचना है? तो वियोगी हर की क्या है? काव्य कृतियाँ हैं। तो उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक, ये सभी अन्य कविताएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और भ्रमरदूत, प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न की कविता है भ्रमरदूत और प्रेमकली। और वीर सतसई तथा चरखा स्त्रोत जो है वियोगी हर की काव्य कृतियाँ हैं। 80 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला इन लेखकों में से? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। 1968 ईस्वी में सन 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति जो है चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी रचना जो है साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी नामक कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो 1972 में उर्वशी नामक कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी काव्य संग्रह जो है यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 81 क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय या राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें भारतीय पुनर्जागरण के जनक की तो राजा राम मोहन राय हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये कलकत्ता से निकलने वाले पत्र जो है बंगदूत के संपादक भी थे। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये कलकत्ता से जो निकलने वाला पत्र है बंगदूत के संपादक थे। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह और बंगदूत की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 82 क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है?
सन 1954 से, सन 1936 से, सन 1943 से, 1952 से। तो प्रयोगवाद का आरंभ अगर देखें तो 1943 से माना जाता है। सन 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। 1936 ईस्वी में क्या होता है? प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है और 1954 से नई कविता का प्रारंभ होता है। तो 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ होता है और 1936 से प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है और 1954 से नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ जो है अज्ञेय के तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है नंदुलारे वाजपेयी ने किया। तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो हमने बताया 1943 ईस्वी से माना जाता है और 1936 ईस्वी में जो है प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद 1954 में जो है नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ जो है अज्ञेय के तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग की बात करें तो ये नंदुलारे वाजपेयी ने किया है। 83 क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सिया राम शरण गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो डी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह जो है इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था और इन्होंने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार लक्ष्मण सिंह का जन्म जो है 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जो है आधुनिक भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले प्रमुख हिंदी गद्यकार जो है लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1857 में अंग्रेज़ों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिले। तो 1857 में अंग्रेज़ों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। तो प्रश्न यही था कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1857 में अंग्रेज़ों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। 84 क्वेश्चन है कि नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। 14, 26, 12। तो नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 84 क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो 9 जो है मानी जाती है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर है नागार्जुन, दूसरा नंबर जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठवां गोरक्षनाथ, सातवां चरपट और आठवां जलंधर और 9वां मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ माने जाते हैं। और नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है और इनकी नाम इस प्रकार हैं। पहला नागार्जुन है, दूसरा जड़ भरत है और तीसरा नंबर हरिश्चंद्र है और चौथा नंबर सत्यनाथ, पांचवां भीमनाथ, छठवां गोरक्षनाथ, सातवां चरपट है, आठवां जलंधर है, 9वां मलयार्जुन है। गोरखनाथ जो है नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ माने जाते हैं। 85 क्वेश्चन है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो भक्ति काल को
बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना। ग्रियर्सन क्या मानते हैं? भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है, ये ग्रियर्सन मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो मैं भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया हो तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता है जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना। ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया हो तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो 86 क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये ठेठ हिंदी का ठाठ जो है इसके रचनाकार हैं। और अधखिला फूल भी इनकी रचना है। अधखिला फूल भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। हरिऔध कृत जो है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। हरिऔध जो कृत है ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास को मुहावरों का क्या कहा जाता है? पाठ्यपुस्तक कहा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ को। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किस के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और इनकी रचना जो है अधखिला फूल भी है। हरिऔध कृत जो है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास को मुहावरों का पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। 87 क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया? मैथिली शरण गुप्त या बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता जो है पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता जो है पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभा जो है पूना, कर्मवीर जो है जबलपुर और प्रताप जो है कानपुर का संपादन किया। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पूना से और कर्मवीर जो है जबलपुर से और प्रताप जो है कानपुर का संपादन किया। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो हमने बताया माखनलाल चतुर्वेदी। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभा जो है पूना से, कर्मवीर जबलपुर से और प्रताप जो है कानपुर का संपादन किया। 88 क्वेश्चन है कि सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर, प्रेम योगिनी, सुख सागर, नाशकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ जो है नाशकेतोपाख्यान है। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना। प्रेम जोगनी जो है
भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है प्रेम जोगनी, और सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है। तो नाशकेतोपाख्यान शतल मिश्र की रचना, और प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना। प्रेम जोगनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है, और सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है। 89 क्वेश्चन है कि रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन या गांधीवादी दर्शन। तो रंगभूमि जो है उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो रंगभूमि उपन्यास जो है ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। रंगभूमि उपन्यास क्या है? गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद के इस उपन्यास की रचना जो है सन 1925 में हुई। तो प्रेमचंद के जो है इस उपन्यास की रचना कब हुई? सन 1925 ईस्वी में हुई, और इसमें जो है कृषक संघर्ष और गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास है। इसके प्रमुख पात्र अगर देखें तो रंगभूमि के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो सूरदास हैं इसमें प्रमुख पात्र, सोफिया हैं, विनय है, कुंवर भरत सिंह है, रानी जाह्नवी और जगधर हैं, और बजरंगी हैं। तो रंगभूमि के प्रमुख पात्र कौन से हैं? सूरदास हैं, सोफिया हैं, विनय है, कुंवर है, भरत सिंह है, रानी जाह्नवी और जगधर और बजरंगी, ये सभी जो हैं रंगभूमि के पात्र हैं। तो रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है रंगभूमि उपन्यास। प्रेमचंद के इस उपन्यास की रचना जो है सन 1925 ईस्वी में हुई, और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन और समाज सुधार का प्रयास है। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं सूरदास हैं, सोफिया हैं, विनय हैं और कुंवर भरत सिंह हैं, और रानी जाह्नवी हैं, और जगधर और बजरंगी, ये सभी प्रमुख पात्र हैं रंगभूमि के उपन्यास के। 90 क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो तीसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो 20 सही है, मुक्तिबोध जो है तीसरा सप्तक कवि में शामिल नहीं है। तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं। अज्ञेय ने 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया, और इसमें 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया। तार सप्तक एवं उनमें शामिल कवि जो हैं अगर देखें तार सप्तक में, तो 1943 ये इसका प्रकाश तार सप्तक है। अज्ञेय इसमें तार सप्तक में है अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और नेमी चंद्र जैन है। तार सप्तक में कौन कौन हैं? तो 1943 में अज्ञेय, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन। दूसरा सप्तक 1951 में इसमें है शकुंत माथुर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर शाह हैं, हरिनारायण व्यास हैं, धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक 1964 में कुंवर नारायण इसमें हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कीर्ति चौधरी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कौन है तीसरा सप्तक में? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक 1969 सुमन राजे इसमें है, नंदकिशोर आचार्य, राजकुमार कुंभज हैं, श्रीराम वर्मा हैं, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती और राजेंद्र किशोर, ये सभी जो हैं चौथा सप्तक में हैं। तो प्रश्न क्या था कि तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो इसमें से हमने बताया मुक्तिबोध जो है तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि तीसरा सप्तक में जो है कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, कीर्ति चौधरी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, मदन वात्सायन हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरे सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है, और इसका प्रकाशन जो है 1943 में हुआ था। इसमें 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 की चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, राजा जयसिंह के, या कुमार राजा के, या बीसलदेव। तो चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतकालीन कवि बिहारी लाल जो है जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे।
अगर बिहारी लाल की बात करें तो ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। और चंद बरदाई की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? बीभत्स रस का, या रौद्र, अद्भुत या भयानक? तो इसका ये सही जवाब है कि जुगुप्सा जो है बीभत्स रस का स्थायी भाव है। अगर श्रृंगार रस की बात करें तो रति प्रेम है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सलता है। 93 क्वेश्चन है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार बताना है हिंदी के कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार जो है वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में क्या दिया जाता है? सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास हैं। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो मानवतावादी उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। यशपाल की बात करें तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में कौन आते हैं? तो ये वृंदावन लाल वर्मा आते हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर जो है मानवतावादी उपन्यासकार हैं। और यशपाल जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। 94 क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र कहते हैं, राहुल संकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को किसने जो है लोक जागरण कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, राहुल संकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को उदय के संदर्भ में कहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और भक्ति आंदोलन के लोक जागरण जो है किसने कहा? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण भी इन्होंने कहा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी मैं इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 95 क्वेश्चन है कि किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति, अब्दुल रहमान, गोरखनाथ, शबरपा। तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा गया, ये सही है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं? विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहते हैं इन्हें? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। अब्दुल रहमान की बात करें तो देसी भाषा में पहला रास ग्रंथ जो है संदेश रासक लिखा अब्दुल रहमान ने। तो देसी भाषा में पहला रास ग्रंथ जो है संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान लिखते हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। और शबरपा सरहपा के शिष्य थे। शबरपा कौन थे? सरहपा के शिष्य थे और इनकी पुस्तक जो है चर्यापद है। तो अगर बात करें शबरपा की तो शबरपा जो है सरहपा के शिष्य थे और इनकी रचना की बात करें शबरपा की तो चर्यापद है इनकी रचना। तो किस कवि को मैथिल कोकिल कहा? तो विद्यापति को कहा गया मैथिल कोकिल। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। अब्दुल रहमान ने देसी भाषा में पहला रास ग्रंथ जो है संदेश रासक लिखा अब्दुल रहमान ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है।
और शबरपा जो है सरहप्पा के शिष्य थे और इनकी पुस्तक जो है चर्यापद है। 96 क्वेश्चन है कि मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया। तो दलित वर्ग का चित्रण जो है प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में किया गया। वरदान में, निर्मला में, गबन में, कर्मभूमि में। तो मुख्यतः जो है दलित वर्ग का चित्रण जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया। तो इसका सही जवाब डी है, कर्मभूमि में जो है दलित वर्ग का चित्रण जो है प्रेमचंद के उपन्यास में किया गया। तो मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण जो है प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। और इसके प्रमुख पात्र अगर देखें कर्मभूमि के, तो प्रमुख पात्र हैं लाला शमरकांत हैं। कौन है? लाला शमरकांत, लाला अमरकांत हैं, लाला शमरकांत, लाला अमरकांत, शुकदा हैं, सकीना हैं आदि हैं। वरदान उपन्यास में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण देशभक्ति की भावना के चित्रण है। निर्मला में क्या है? निर्मला में अनमेल विवाह, विमाता का संकट और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण हुआ है। तो अगर देखें दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया, तो कर्मभूमि में किया गया, डी सही जवाब है। इनके प्रमुख पात्र की बात करें तो लाला शमरकांत है, लाला अमरकांत है, सुखदा है, सकीना है आदि, ये सभी पात्र जो है कर्मभूमि के हैं। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य, वरदान उपन्यास में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण देशभक्ति की भावना के चित्रण है। किसमें? वरदान में। निर्मला में जो है, निर्मला में अनमेल विवाह, विमाता का संकट और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न जो है संकट का चित्रण हुआ है। 97 क्वेश्चन है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है। वृंदावन है, मथुरा है, मगहर है या सीही है। तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान की बात करें तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही है, सीही सही जवाब है। सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत है। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान जो है रोनकता गऊ घाट मानते हैं। अगर बात करें श्याम सुंदर दास के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो इनका जन्म ये क्या मानते हैं, रोनकता गऊ घाट मानते हैं। जबकि वार्ता साहित्य में जो है डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्रगुप्त सीही मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त तो क्या मानते हैं, सीही मानते हैं। मगहर की बात करें तो मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। तो मगहर में क्या हुई थी, कबीरदास की मृत्यु हुई थी। तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही में हुआ। और ये कौन कौन मानता है, श्याम सुंदर दास मानते हैं, आचार्य शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर बात करें इनका जन्म जो है स्थान रोनकता गऊ घाट में मानते हैं ये। जबकि वार्ता साहित्य में जो है सीही जो है डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं, सीही में मानते हैं। मगहर में जो है कबीरदास की मृत्यु हुई थी। तो महाकवि सूरदास का जन्म सीही में हुआ और श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान रोनकता गऊ घाट में मानते हैं। और जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्रगुप्त सीही मानते हैं, मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई। 98 क्वेश्चन है कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना, बीती या भावी घटनाओं को सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं। विदूषक कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं या सूत्रापाधार कहते हैं या उद्घोषक कहते हैं। तो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में विस्कंभक कहते हैं। विदूषक जो है हंसाने वाला एक पात्र होता है। विदूषक क्या होता है, विदूषक जो होता है हंसाने वाला एक पात्र होता है। उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं और दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य का पुट भी होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है। सूत्रधार क्या करता है, नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी करता है। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। कभी कभी वह क्या करता है, मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहा जाता है।
तो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विष्कंभक हम कहेंगे, विष्कंभक कहते हैं। विदूषक हंसाने वाला एक पात्र होता है, उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं और दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य का पुट भी होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी करता है। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहा जाता है। 99 क्वेश्चन है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो हमने बताया 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नंबर चिंता है, दूसरा आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक हैं। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो हृदय का है, ईड़ा जो है बुद्धि का, और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। 100वां क्वेश्चन है कि मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास जो है माइकल का अनुवाद किसने किया। तो मेघनाथ जो वध है नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया। तो मैथिली शरण गुप्त है, या हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, रांगे राघव। तो 100वां क्वेश्चन है कि मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मेघनाथ वध नाम से अंग्रेजी उपन्यास माइकल का हिंदी अनुवाद किया। गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। तो अगर पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर बात करें तो साकेत है, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास जो है माइकल का अनुवाद किसने किया, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की संज्ञा दी और इनकी रचना साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी है। 101 क्वेश्चन है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। सरदार पूर्ण सिंह है। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक कौन है। सरदार पूर्ण सिंह है। ठलुआ क्लब की बात करें, ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब हो गया मेरी असफलताएं, प्रीति बोध मेरे निबंध आदि जो है निबंध, ये बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध है। कौन सा, ठलुआ क्लब हो गया मेरी असफलताएं, प्रीति बोध मेरे निबंध आदि जो है बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। पद्म सिंह शर्मा ने मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, पद्म सिंह शर्मा ने क्या लिखा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। और दयानंद सरस्वती मर गए आदि निबंध लिखे हैं किसने, पद्म सिंह शर्मा ने। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और दयानंद सरस्वती मर गए आदि निबंध जो है ये पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट का जो है चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है चंद्रोदय हो गया, और संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है आदि प्रमुख निबंध किसके हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट का जो है निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा। तो प्रश्न ये था कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है, तो मजदूरी और प्रेम के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं, और इनकी रचना आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक जो हैं सरदार पूर्ण सिंह है। ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं, प्रीति बोध मेरे निबंध आदि जो है गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। पद्म सिंह शर्मा की बात करें तो इनकी निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए आदि जो है पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो संसार, महानाटकशाला, चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है आदि प्रमुख निबंध जो है
पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा जो है नहीं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगर देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। 102 क्वेश्चन है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं। अजातशत्रु को, स्कंदगुप्त को, ध्रुवस्वामिनी को या चंद्रगुप्त को। तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक जो है ध्रुवस्वामिनी है। सी सही जवाब है। ध्रुवस्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। ध्रुवस्वामिनी को क्या कहा जाता है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें तो रामगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं और ध्रुवस्वामिनी, शकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित, कोमा आदि ये सभी जो हैं पात्र हैं ध्रुवस्वामिनी के। तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं तो ध्रुवस्वामिनी है और यह जो है नाटक जयशंकर प्रसाद कृत है। आधुनिक नारी की गहन समस्या है, इसमें विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन है, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, शकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित, कोमा आदि हैं। 103 क्वेश्चन है कि हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक। इन्हें हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है दुष्यंत कुमार को। इनकी प्रमुख जो गज़ल संग्रह है, इनकी प्रमुख गज़ल संग्रह साय में धूप है। इनकी प्रमुख गज़ल संग्रह कौन सी है तो साय में धूप है। हरिवंश राय बच्चन जो है प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि हैं। प्रेम और मस्ती के काव्यधारा के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी काव्य कृतियाँ जो है मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है और निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है आदि। मलयज की प्रमुख कविता जो है जख्म पर धूल है। तो ये मलयज की प्रमुख कविता है जख्म पर धूल। तो मलयज की रचना की बात करें तो इनकी कविता प्रमुख कविता जो है जख्म पर धूल है। तो मलयज की ये प्रमुख कविता है। तो प्रश्न क्या था कि हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, दुष्यंत कुमार को और माना जाता है और हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है इनको। इनकी जो है प्रमुख गज़ल संग्रह साय में धूप है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के काव्यधारक कवि हैं। इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। मलयज की प्रमुख कविता की बात करें तो जख्म पर धूल है मलयज की प्रमुख कविता। 104 क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। भोला राम का जीव जो कहानी है किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को या शासन के तंत्र के भ्रष्टाचार को या किसानों की निर्धनता को। तो भोला राम का जीव जो है कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है तो ये सही जवाब जो है शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का है। भोला राम का जीव जो कहानी है ये शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जो है अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृति कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग्य करते हुए परसाई जी ने यह कहानी लिखी है। इनकी अन्य कहानियाँ अगर देखें तो हरिशंकर परसाई जी की तो मृत्यु बोध है। इनके अन्य कहानियाँ मृत्यु बोध और फ्रस्ट्रेशन है, मृत्यु बोध है, भीतर का घाव है, मौलाना का लड़का है, मुंडन है और सत्य साधक मंडल। ये सभी जो है हरिशंकर परसाई की क्या है कहानियाँ हैं। तो इसमें प्रश्न यही पूछा गया था भोला राम का जीव, ये भी हरिशंकर परसाई की कहानी है। तो भोला राम का जीव जो है कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है तो हमने बताया कि शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का।
तो भोला राम का जीव कहानी जो है शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी जो है पेंशन स्वीकृति कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग्य करते हुए परसाई जी ने यह कहानी लिखी। इनकी अन्य कहानियाँ जो है मृत्युबोध है और फ्रस्ट्रेशन है। मृत्युबोध और फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव है, और मौलाना का लड़का। तो मृत्युबोध भोलाराम का जीव, फ्रस्ट्रेशन भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, और मुंडन सत्य साधक जो है मंडल आदि, ये सभी प्रसिद्ध कहानी है किसकी, हरिशंकर परसाई की। 105 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भक्त जो है नामदेव किस राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध जो भक्त थे नामदेव किस राज्य से संबंधित थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र है, सी सही जवाब है। प्रसिद्ध भक्त नामदेव किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। दादू दयाल एवं मध्वाचार्य गुजरात से, एवं रामानंद, अनंतानंद, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि सभी भक्तिकालीन कवि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें प्रसिद्ध भक्त जो है नामदेव किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और दादू दयाल एवं मध्वाचार्य, दादू दयाल एवं मध्वाचार्य जो है गुजरात से, एवं रामानंद, अनंतानंद, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि जो है भक्तिकालीन कवि, ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 106 क्वेश्चन की बात करेंगे कि था स्वप्न या मतिभ्रम, था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था। पंक्ति में कौन सा अलंकार, संदेह है, दृष्टांत है, भ्रांतिमान है या अतिशयोक्ति है। तो था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था, तो ये संदेह अलंकार है। कौन सा है, संदेह अलंकार। अगला है कि सठ सुधरहि शत संगति पाई, पारस बरस कुधातु सुहाय। शठ सुधरहि शत संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाय, ये दृष्टांत अलंकार है। अगला है कि पाए महाबर देन को, पाए महाबर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए। तो पाए महाबर देन को, नायन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए। तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्रश्न ये था कि था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो संदेह है। और दूसरा है कि सठ सुधरहि शत संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाय, दृष्टांत अलंकार। पाए महाबर देन को, नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी, एड़ी मेड़त जाए, भ्रांतिमान अलंकार। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। 107 क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर लिखित शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है। तो विष्णु प्रभाकर लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम जो है ये आवारा मसीहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम क्या है, आवारा मसीहा। गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि जो है विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ हैं। तो कौन कौन सी कहानियाँ हैं, आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, ये सभी रचनाएं जो हैं विष्णु प्रभाकर की हैं। और आवारा मसीहा भी विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ हैं। तो धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है, गुनाहों का देवता है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि जो है विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि 107 क्वेश्चन था कि विष्णु प्रभाकर जो है लिखित शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है, तो आवारा मसीहा है।
108 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरित्र जो है लहना सिंह किस कहानी का नायक है। उसने कहा था शरणदाता गदल पाजेब। तो प्रसिद्ध चरित्र जो है लहना सिंह किस कहानी का नायक है, तो उसने कहा था प्रसिद्ध, ये सही है। प्रसिद्ध चरित्र जो है लहना सिंह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का नायक है। गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रेम संवेदना की कहानी है। यह कहानी जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी। यह कहानी जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी। तो प्रसिद्ध चरित्र जो है लहना सिंह किस कहानी का नायक है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था लिखा है। उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना कहानी है। और यह कहानी जो है फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन की सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है। सत्य कथन के स्थान पर जो है असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है। भ्रांतिमान, विभावना, अपनहुति या प्रतीप। कौन सा अलंकार होगा। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो सी सही जवाब है अपनहुति। अपनहुति होता है। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है, अपनहुति। जहाँ सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। जहाँ रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार में उल्टा या विपरीत होता है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उल्टा या विपरीत होता है। यहाँ अलंकार उपमा का उल्टा होता है। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उत्कृष्टता दिखाई जाती है और प्रतीप अलंकार होता है। तो सत्य कथन के स्थान पर सत्य कथन हो तो वह कौन सा अलंकार, तो हमने बताया अपनहुति अलंकार होता है। जहाँ रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार में उल्टा या विपरीत होता है। यह अलंकार जो है उपमा का उल्टा होता है। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उत्कृष्टता दिखाई जाती है, प्रतीप अलंकार होता है। 110 क्वेश्चन है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो सूरदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, या रामनंदी संप्रदाय, या सखी संप्रदाय। तो सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो बी सही जवाब है इसका कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में सूरदास जो है दीक्षित थे। सूरदास जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य हैं। और सखी संप्रदाय स्वामी हरदास का है। अगर निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो निम्बार्काचार्य हैं। और सखी संप्रदाय की बात करें तो स्वामी हरिदास हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ की बात करें सूरसागर है, साहित्य लहरी, सुरसारावली आदि हैं। तो सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास का है। और सूरदास के प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। कौन सी रचना 111 क्वेश्चन है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं। रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं, तो विनय पत्रिका जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी ये सभी प्रबंध काव्य हैं। तुलसीदास कृत जो है विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार जो है क्रमशः तुलसी हैं, रामचरितमानस के मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के हैं, और जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी।
तो 111 क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, तो विनय पत्रिका नहीं है बल्कि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी है। 112 क्वेश्चन है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैत। तो अगर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन जो है वो चार्वाक दर्शन है, बल्कि द्वैताद्वैत दर्शन स्वीकार करता है, बौद्ध दर्शन भी स्वीकार करता है और विशिष्टाद्वैत जो है ये भी स्वीकार करता है। तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन जो है चार्वाक दर्शन है। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन है? निम्बार्क हैं द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता। इसको जो है भेदाभेदवाद भी कहते हैं, इसको जो है भेदाभेदवाद भी कहते हैं। तो प्रश्न ये था कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है, तो चार्वाक दर्शन है। ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता जो है ये निम्बार्क है और इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं। और बौद्ध दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। 113 क्वेश्चन है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा, उपमा या पूर्णोपमा, लुप्तोपमा या मालोपमा। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर जो है मालोपमा जो अलंकार है ये होता है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार, तो मालोपमा अलंकार होता है। 114 क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत में अनमितिवाद की स्थापना किसने की, तो बी सही जवाब है। शंकुक जो है ये अनमितिवाद की स्थापना की है रस सिद्धांत में। रस सिद्धांत में अनमितिवाद की स्थापना आचार्य शंकुक ने की, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की जो है, और अभिनवगुप्त ने अव्यक्तिवाद और भट्टनायक ने मुक्तिवाद की स्थापना की। 115 क्वेश्चन है कि हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र हैं या विष्णु प्रभाकर। तो प्रश्न यही है कि हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है, तो इसका सही जवाब जैनेन्द्र हैं। हिंदी में नारी विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेन्द्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास हैं सुनीता हो गया, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क आदि, ये सभी जो हैं इनकी रचना है। सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क आदि। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार, तो वे जैनेन्द्र हैं और इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। और इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास हैं सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क, ये जो है नारी विश्लेषणात्मक परक उपन्यास हैं। कौन कौन से? सुनीता है, त्यागपत्र है, विवर्त, दशार्क। 116 क्वेश्चन है कि एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार श्लेष कहते हैं, अन्योक्ति कहते हैं, वक्रोक्ति, यमक अलंकार। तो भैया ये श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी की बात जो है किसी और पर डालकर कही जाए तो वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। और जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ की प्रत्येक बार भिन्न हो एवं अर्थ जो भी प्रत्येक बार भिन्न हो तो यहाँ यमक अलंकार होता है। तो एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? तो श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। और जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो यमक अलंकार होता है। 117 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12 उपन्यास, 9 उपन्यास, 13 उपन्यास, 15 उपन्यास। तो प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं ये बताना है।
तो प्रेमचंद ने कुल जो है 12 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला नंबर है देवस्थान रहस्य है, इनकी उपन्यास देवस्थान रहस्य। दूसरा नंबर प्रेमा है, दूसरा नंबर प्रेमा का आता है। तीसरा नंबर सेवा सदन है, चौथा वरदान है, पांचवा प्रेमाश्रम है और छठवां रंगभूमि और सातवां कायाकल्प, आठवां निर्मला और नौवां गबन, 10वां कर्मभूमि और 11वां गोदान, 12वां जो है मंगलसूत्र अधूरा है। तो प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 12 उपन्यास। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला नंबर देवस्थान रहस्य है, दूसरा प्रेमा है और तीसरा नंबर सेवा सदन, चौथा वरदान, पांचवा प्रेमाश्रम, छठवां रंगभूमि, सातवां कायाकल्प, आठवां निर्मला, नौवां गबन, 10वां कर्मभूमि, 11वां गोदान और 12वां मंगलसूत्र अधूरा। 118 क्वेश्चन है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो परमानंद दास की ये है, सूरदास रसखान नंददास। तो ये किसकी जो है पंक्ति है? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये भी है रसखान की पंक्ति है। किसकी है? रसखान की। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, रसखान की पंक्तियाँ। अन्य कवियों की पंक्तियाँ अगर देखें तो परमानंद दास की पंक्ति देखते हैं। जब ते प्रीत श्याम सो कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी। परमानंद दास की ये पंक्ति है। जब ते प्रीत श्याम सो कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लेनी। परमानंद दास की ये पंक्ति है। सूरदास की बात करें तो इनकी जो पंक्ति है, प्रभु हाँ सब पतितन को टीको, प्रभु हाँ सब पतितन को टीको, ये सूरदास की पंक्ति है। और से रसखान की बात करें तो इनकी पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गावे। तो ये रसखान की पंक्ति है। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये रसखान की पंक्ति। और जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी। ये परमानंद दास की पंक्ति है। प्रभु हाँ सब पतितन कोटि को, ये सूरदास की पंक्ति है। प्रभु हाँ सब पतितन कोटि को, सूरदास की पंक्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, रसखान की पंक्ति है। 119 क्वेश्चन है कि बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बंगदूत के प्रकाशक की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय हैं। बंगदूत जो है कलकत्ता के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार का संपादन किया और राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी आगरा के संपादक थे। तो बंगदूत के कलकत्ता के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार का संपादन किया और राजा लक्ष्मण सिंह जो है प्रजाहितैषी आगरा के संपादक थे। 120 क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? सुमित्रानंदन पंत जो है विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? प्रयोगवादी विचार की, राष्ट्रवादी, छायावादी या प्रगतिवादी? तो इसका सही जवाब जो है डी है, प्रगतिवादी है। सुमित्रानंदन पंत विरचित जो ग्राम्य तथा युगवाणी है किस विचार की रचना है? तो ये प्रगतिवादी विचार की रचना है। सुमित्रानंदन पंत विरचित जो है ग्राम्य तथा युगवाणी। तो सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की रचना है? तो ये प्रगतिवादी विचार की रचना है, ग्राम्य तथा युगवाणी। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत विरचित जो है पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। और इनकी प्रगतिवादी कविताएं कौन से हैं? युगांत है, युगवाणी और ग्राम्य, ये सभी प्रगतिवादी कविताएं।
तो सुमित्रानंदन पंत विरचित जो है ग्राम्य तथा युगवाणी प्रगतिवादी विचार की रचना है। कौन सी? ग्राम्य तथा युगवाणी जो है प्रगतिवादी विचार की रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय का बोध कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय जो है बोध का कवि कहा जाता है। पंत जो विरचित है पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। और इनकी प्रगतिवादी कविताएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य है। 121 क्वेश्चन है कि पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई? चित्रलेखा या टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुनाहों के देवता, आखिरी दाम। तो पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई? तो ये सही है, चित्रलेखा जो है पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या जो है भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास में की गई है। इनके उपन्यास जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े के रास्ते में चित्रण हुआ है। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन है। तो धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन है। तो पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई? चित्रलेखा में, और यह भगवती चरण का उपन्यास है। इनके उपन्यास जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण हुआ। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन है। 122 क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ हस्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर जी कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। और लक्ष्मी का स्वागत इनका रचना है। और छठा बेटा है, जय पराजय है, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक। अगर बात करें ये रचना जो है उपेंद्र नाथ हस्क के प्रमुख नाटक है। तो लक्ष्मी का स्वागत हो गया, छठा बेटा हो गया, जय पराजय हो गया, अंजू दीदी हो गई, स्वर्ग का झलक, स्वर्ग का क्या है? झलक। ये सभी जो है रचना है उपेंद्र नाथ हस्क के प्रमुख नाटक हैं। अगर बात करें डॉक्टर हो गया, युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर का रचना है। डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की रचना। तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। तो कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। और लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, जय पराजय, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ हस्क के प्रमुख नाटक हैं। डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर। तथा जो है अगर बात करें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। 123 क्वेश्चन है कि 12 वर्ष लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार किसकी पंक्ति है? 12 वर्ष लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार किसकी पंक्ति है? भिखारी दास, मलूकदास, जगनीक या नागरीदास। तो भैया 12 वर्ष लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जगनीक की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? जगनीक विरचित परमाल राशों की है। परमाल राशों में जो है आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1862 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो है जिलाधीश जो है चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आला खंड को जो है सर्वप्रथम सन 1862 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो है जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो कह रहा है कि 12 वर्ष लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार किसकी पंक्ति है? जगनीक की है। और ये परमाल राशों की है। यह पंक्ति जो है जगनीक विरचित परमाल राशों की है। परमाल राशों में जो है आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1862 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो थे, तो आला खंड को सर्वप्रथम सन 1862 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। 124 क्वेश्चन है कि हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? तो हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक सूरज चमके, आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, लंका यात्रा। तो हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है ये बताना है।
तो भैया सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके जो है आधी रात, ये हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक जो है सूरज चमके आधी रात लंका यात्रा। यात्रा वृत्तांत के लेखक जो है गोपाल राम गहमरी हैं। लंका यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें हैं तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? तो हमने बताया सूरज चमके आधी रात। अगर बात करें गोपाल राम गहमरी की यात्रा वृत्तांत की तो लंका यात्रा इनकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा करना जो है मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। 125 क्वेश्चन है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? धीरेन्द्र वर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, किशोरीदास वाजपेयी को, राहुल सत्यायन को। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो भैया हिंदी का पाणिनि जो है किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि जो है किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। वाजपेयी जी हिंदी के साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे और हिंदी की खड़ी बोली के व्याकरण की निर्मित में पूर्ववर्ती भाषाओं के व्याकरणाचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों और मान्यताओं के मानक स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न करने का गुरुतर दायित्व पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने निभाई। तो अगर हिंदी का पाणिनि की बात करें तो ये किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। वाजपेयी जी हिंदी के साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। हिंदी की खड़ी बोली के व्याकरण की निर्मित में पूर्ववर्ती भाषाओं हिंदी की खड़ी बोली के जो है व्याकरण की निर्मित में पूर्ववर्ती भाषाओं के व्याकरणाचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों और मान्यताओं के मानक स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न करने का गुरुतर दायित्व जो है पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने निभाई। तो हिंदी का पाणिनि जो है कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। 126 क्वेश्चन है कि आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है? आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम, तो आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम पूरन चंद्र टंडन, सूरजभान सिंह, कैलाश चंद्र भाटिया, भोलानाथ तिवारी। तो पूरन चंद्र इसका सही जवाब जो है पूरन चंद्र टंडन जो है आजीविका साधक हिंदी के रचयिता है। आजीविका साधक जो है हिंदी के रचयिता पूरन चंद्र टंडन है। तो आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम कौन है? तो आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम पूरन चंद्र टंडन है। अगला क्वेश्चन है कि 127 क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य है, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह बताना है। तो भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। भोर का तारा, भोर का क्या है? तारा है जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह। माथुर के अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी है, जाला है, मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया और बंदी। ये सभी जो है जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। भोर का तारा, मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर और खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिए और बंदी। ये सभी जो हैं जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी संग्रह हैं। तो भोर का तारा हो गया, मेरी बांसुरी हो गई, मेरी बांसुरी, जाला हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, मकड़ी का जाला हो गया, खंडहर हो गए, खिड़की हो गया, खिड़की राह हो गया, घोंसले हो गए, कबूतर खाना हो गया, भाषण हो गया, भाषण, ओ मेरे सपने हो गए, ओ मेरे सपने, शारदिए बंदी। ये सभी जो है जगदीश चंद्र माथुर के क्या हैं? एकांकी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो हिंदी उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? रीतिकाल कहा। और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। 129 क्वेश्चन है कि अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद। तो इसका सही जवाब जो है अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? तो अनुवाद पत्रिका जो है भारतीय अनुवाद परिषद, भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। अनुवाद पत्रिका जो है भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। अन्य विकल्प जो है असंगत है। तो इसके पहले 128 क्वेश्चन यही था कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन 130 है कि रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतिकालीन कवि जो है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा भैया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र या महेंद्र कुमार। तो किसने कहा शक्कर की रोटी बिहारी की कविता को रीतकालीन कवि? तो बी सही जवाब है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना? सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। तो सुख सागर तरंगों को नायिका भेद का विश्वकोश डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और रीतकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। तो 130 क्वेश्चन यही है कि रीतकालीन कवि जो है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। 131 क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। तो सी सही जवाब है। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। ये आर्य समाज के संस्थापक थे और इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो यह उनका प्रमुख नारा था। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये दयानंद सरस्वती हैं। और ये आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था इनके बचपन का नाम। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को जो है सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो यह उनका प्रमुख नारा था। 132 क्वेश्चन है कि प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय या रघुवीर। तो प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है या निर्मल वर्मा या अज्ञेय है या रघुवीर है। तो प्रवासी की डायरी के रचयिता की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन है प्रवासी की डायरी के रचयिता। इनकी अन्य रचनाएं अगर बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की 13 हार है। इनकी रचना 13 हार, आत्म परिचय है, आकुल अंतर है, एकांत संगीत है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर है, नीड़ का निर्माण। फिर तो प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। और इनकी अन्य रचनाएं 13 हार हैं, आत्म परिचय है, आकुल अंतर है, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर आदि ये सभी रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। 133 क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? वामन है, कुंतक है, आनंदवर्धन, धनंजय है। तो अगर वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता की बात करें तो ये कुंतक हैं। इनमें सही जवाब जो है कुंतक है, वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता।
आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया। आचार्य वामन क्या करते हैं, रीति संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। तो वामन क्या मानते हैं, रीति संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। धनंजय क्या है, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ लिखा है। तो 10 रूपक ग्रंथ किसका है, धनंजय का है, और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो प्रश्न यही था कि वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है। तो वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कुंतक हैं। और आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य हैं और इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ लिखा है। 134 क्वेश्चन है कि जालपा किस उपन्यास की नायिका है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या गबन। तो इन उपन्यासों में जालपा किस उपन्यास की नायिका है। तो डी सही है, गबन। गबन ये गबन में जालपा जालपा उपन्यास गबन उपन्यास की नायिका है। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र अगर देखें तो रामनाथ हैं, देवी दीन है, दयानाथ हैं और जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं गबन में। तो कौन कौन से हैं गबन में पात्र, तो रामनाथ, देवी दीन और दयानाथ और जोहरा और जालपा, ये सभी गबन के प्रमुख पात्र हैं। रामनाथ, देवी दीन और दयानाथ, जोहरा और जालपा आदि प्रमुख पात्र। गोदान उपन्यास के पात्र की बात करें तो गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया है, धनिया है, जुनिया, प्रोफेसर मेहता है, गोबर है, मालती है, राय साहब। ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। हरिया, धनिया, जुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब। रंगभूमि उपन्यास के पात्र की बात करें तो विनय है। रंगभूमि उपन्यास के पात्र विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव जैसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसमें किसमें, रंगभूमि उपन्यास के पात्र। तो रंगभूमि उपन्यास के पात्र विनय हैं, सूरदास हैं, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव जैसे महत्वपूर्ण पात्र। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र कौन हैं, तो कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत हैं, सुगदा है, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। ये कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। अमरकांत, समरकांत, सुगदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं कर्मभूमि के उपन्यास के पात्र हैं। तो जालपा किस उपन्यास की नायिका है भैया, तो जालपा ये गबन उपन्यास की नायिका है। अगर बात करें गबन उपन्यास की नायिकाओं की तो पात्र की, तो रामनाथ हैं, जालपा हैं, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र। गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया, धनिया, जुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब आदि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र विनय हैं, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव जैसे महत्वपूर्ण पात्र। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। 35 क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें संस्मरण के रचयिता कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं माटी की मूर्तें संस्मरण के रचयिता। यह मूलतः क्या है, रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ आयोग संस्मरण माना है। इनके मूल संस्मरण है जंजीरें और दीवारें हैं। इनके मूल संस्मरण क्या हैं, जंजीरें और दीवारें हैं। तो माटी की मूर्तें संस्मरण के रचयिता कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यह मूलतः रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ आयोग संस्मरण माना है। और इनके मूल संस्मरण है जंजीरें और दीवारें हैं। मूल संस्मरण है जंजीरें और दीवारें हैं। 136 क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, श्लेष, रूपक, उपमा या दृष्टांत। तो चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमेय और उपमेय
उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। यहाँ पर कमलवत रूपी चरणों की वंदना की गई है, अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार प्रकट होता है। तो 136 क्वेश्चन है कि चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमने बताया रूपक अलंकार है चरण कमल बंधो हरिराय में। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। यहाँ पर कमलवत रूपी चरणों की वंदना की गई है। क्या की गई है? चरण कमल बंधो हरिराय, कमलवत रूपी चरणों की वंदना की गई है यहाँ पर, अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार प्रकट होता है। तो प्रश्न ये था कि चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो हमने बताया रूपक अलंकार है। 137 क्वेश्चन है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल संकृत्यायन, निर्मल वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो है किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है, तो भैया डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना है, यात्रा वृत्तांत है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का लिखा यात्रा वृत्तांत है। राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश और घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा आदि जो है ये सभी जो है किसके हैं? राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की बात करें तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो है यात्रा वृत्तांत है डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगर बात करें निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, तो निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों पर चांदनी जो है ये यात्रा वृत्तांत जो है निर्मल वर्मा की का है। 138 क्वेश्चन है प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या प्राय है। बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सृजन की हिंदी, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या प्राय है, तो प्रयोजन मूल्य हिंदी से अप्राय है कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजन मूल्य हिंदी से अप्राय कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी से है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसाअल्लाह खां या सदा शुक्लाल। तो गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है गिलक्राइस्ट विद्वान ने कहा था। तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है गिलक्राइस्ट ने कहा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा, तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है गिलक्राइस्ट ने कहा था। 140 क्वेश्चन है कि आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल राशो है। तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल राशो है और इसके लेखक जगनिक है। इसमें आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो है चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया। तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो भैया परमाल राशो है और इसके लेखक जो है जगनिक है। इसमें आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे, चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया। 141 क्वेश्चन है कि परख उपन्यास का रचयिता कौन है। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र हैं परख उपन्यास का रचयिता। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। सुनीता है इनकी, त्यागपत्र, कल्याणी, शुगदा और विवर्त है, व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है, अनंतर है, अनाम स्वामी, दशार्क। ये सभी जो उपन्यास हैं जैनेन्द्र के हैं। कौन सी? सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, शुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय जो है काम, पीड़ा एवं अहम समर्पण है। तो परख उपन्यास के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र हैं और जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, शुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम समर्पण है। 142 क्वेश्चन है कि ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है।
ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके का, या शरणागत का, या खेल का, या गुंडा का? तो ननकू सिंह जो है किस कहानी का पात्र है भैया? तो ये गुंडा कहानी का पात्र है ननकू सिंह। ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल। कहानी की बात करें तो पत्थर की पुकार है, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, पत्थर का पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला, पुरस्कार। ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, ये क्या है? प्रसाद की कहानी संग्रह है। कहानी की बात करें तो पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, उस पार का योगी, चंदा है, देवदासी है, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू है, चूड़ी वाला है, और पुरस्कार। ये सभी कहानी जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की हैं। और कहानीकार दो बांके की बात करें तो दो बांके जो है भगवती चरण वर्मा की कहानी है। दो बांके किसकी है? भगवती चरण वर्मा की कहानी। शरणागत की बात करें तो शरणागत जो कहानी है ये वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। खेल की बात करें तो खेल जो है ये जैनेन्द्र की कहानी है। तो दो बांके भगवती चरण वर्मा, शरणागत जो है वृंदावन लाल वर्मा, और खेल जो है जैनेन्द्र की कहानी। प्रश्न यही किया गया था कि ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो गुंडा कहानी का पात्र, और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानी की बात करें तो पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, और घीसू, चूड़ी वाला, पुरस्कार। दो बांके की बात करें तो दो बांके जो है भगवती चरण वर्मा की कहानी है। दो बांके। शरणागत की बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। खेल जो है जैनेन्द्र की कहानी है। 143 क्वेश्चन है कि किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो भैया प्रथम तार सप्तक के कवियों को जो है राहों का अन्वेषी कहा गया है। प्रथम तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। प्रथम तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में किया था। प्रथम तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे बलवंत हैं, और नेमचंद्र जैन है, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये सातों कवि हैं, और राहों के अन्वेषी प्रथम तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। नोट है कि दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आयोग ने इसका उत्तर जो है सी माना है, दूसरे तार सप्तक माना है, जबकि दिए गए उत्तर में दो विकल्प ए और बी सही है, क्योंकि ए और बी सही है। तार सप्तक के कवियों का, प्रथम तार सप्तक के कवियों का ए और बी सही है, क्योंकि प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144। केशव को कठिन काव्य का वृत्त किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, या नगेंद्र। तो केशव को कठिन काव्य का वृत्त किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। केशव को कठिन काव्य का वृत्त जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त विद्वानों ने। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। तो केशव को कठिन काव्य का वृत्त किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल आदि इनकी रचनाएं हैं। 145 क्वेश्चन है कि काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है?
अगर बात करें काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो डी सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद जी को जो है जयशंकर प्रसाद की ये रचना है काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। प्रसाद छायावाद कालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं जो है उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है। अयोध्या का उद्धार भी है, वन मिलन भी है, उर्वशी भी है। और वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, हसूलहर, कामायनी। ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। तो काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है, तो काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। प्रसाद जो है छायावाद कालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं जो है उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इन्हीं की रचना है। 146 क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय। तो बी सही है। उर्वशी में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को उस समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ की बात करें तो उर्वशी तो है ही, रेणुका भी है, हुंकार है, रसवंती और द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, शामधेनी है, रश्मि रति है, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा है, आत्मा की आंखें हैं, हारे के हरिनाम भी इनकी रचना है। हारे के हरिनाम किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। धूप और धुआं इनकी रचना है। नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये भी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इतिहास के आंसू, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, दिल्ली, नील कुसुम, रश्मि रति और शामधेनी, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत और रसवंती, हुंकार, रेणुका और उर्वशी, ये सभी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 147 क्वेश्चन है कि अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है। अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है, ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त जो है गीत के जो है रचना है। अरुण यह मधुमय देश हमारा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त रचना का गीत है। चंद्रगुप्त प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह संवाद प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का है। अधिकार जो है सुख कितना मादक और सारहीन होता है, अधिकार सुख जो है कितना मादक और सारहीन होता है, यह संवाद जो है प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का है। प्रसाद के अन्य नाटक जो है सज्जन है, कल्याणी है, परिणय, कल्याणी परिणय और करुणालय है, प्रायश्चित है और राज्यश्री है, विशाख है, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुण, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है, तो हमने बताया चंद्रगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह संवाद प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का है। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन है, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। असंगत का चयन कीजिए। तितली जो है वृंदावन लाल वर्मा की है। रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। तो ए गलत है, असंगत जो है ए गलत है। तितली जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, बल्कि तितली जो है जयशंकर का उपन्यास है। तितली क्या है, वृंदावन लाल वर्मा का रचना नहीं है, बल्कि यह उपन्यास है जयशंकर का। रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना।
तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल है, तितली है, इरावती अपूर्ण है। अन्य विकल्प जो है रंगभूमि जो है प्रेमचंद, बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का रचना है। 149 क्वेश्चन है। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो कछुआ धर्म निबंध के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी के अन्य निबंध मारिश मोही कुठाव हैं। तो अगर बात करें कछुआ धर्म और मारिश मोही कुठाव, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या है? निबंध है। माधव प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनकी निबंध जो है रामलीला है, परीक्षा है और धृति है, क्षमा है, सब मिट्टी हो गया। तो रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, ये माधव प्रसाद मिश्र की निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो आत्माराम है और शिव शंभू का चिट्ठा, ये सभी जो है बाल मुकुंद गुप्त की निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, धोखा है, दांत है, बालक है, वृद्ध, आप है, बात है, खुशामद है, भाव है, नारी है, मनोयोग, मुच्छे, ये सभी जो निबंध हैं, ये सभी निबंध प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो कछुआ धर्म और मारिश मोही कुठाव ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध है। रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र का, ये सभी जो है निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो आत्माराम, शिव शंभू की चिट्ठा, ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, ये सभी जो है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। 150 क्वेश्चन है कि रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? रीतिकालीन किस कवि को जो है ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? पद्माकर, गानानंद, सेनापति, केशव। तो रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? सेनापति, सी सही जवाब है। रीतकालीन कवि सेनापति को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। सेनापति का जन्म जो है सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम जो है हीरामणि दीक्षित था। इनके गुरु सेनापति के गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। पहला नंबर कवित्त रत्नाकर है, इनकी जो है ग्रंथ है, और दूसरा नंबर काव्य कल्पद्रुम है। तो रीतिकालीन किस कवि को जो है ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो हमने बताया सेनापति को, और इनका जन्म जो है 1589 ईस्वी को के पास माना जाता है, और इनके गुरु का नाम जो है हीरामणि दीक्षित था, और सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। कवित्त रत्नाकर पहला है और दूसरा नंबर काव्य कल्पद्रुम है। काव्य कल्पद्रुम।